Namaste students, welcome back to my channel. So students, we are talking about haloalkanes and haloarenes. आजकल हम लोग haloalkanes और haloarenes के बारे में पढ़ रहे हैं. तो today we are going to study three important physical properties of the haloalkanes and haloarenes. तीन important physical properties के बारे में पढ़ेंगे. Yes, we have other properties also, लेकिन तीन important properties यहाँ पे काफ़ी important है जिनसे काफ़ी conceptual questions बनते हैं. So today we are going to talk about three important physical properties of the haloalkanes and haloarenes. First important property, that is the boiling and the melting point of haloalkanes and haloarenes. सबसे पहली बात तो बेटा ये बात हमेशा याद रखना that boiling point and melting point depends on which factor. कौन कौन से फैक्टर पे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, उससे आप आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के सेव कर लेंगे. सो कीप द वर्ड्स इन योर माइंड. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है. Boiling point of any compound depends on the intermolecular force of attraction between the molecules of the compound. कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके मॉलिक्यूल्स को दूर करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा. सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, कंपाउंड की सिमेट्री पे, यानी कंपाउंड कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है. कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है इसका मतलब क्या है कि कितने अच्छे से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है. मॉलिक्यूल्स जितने अच्छे से अरेंज्ड होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये दो चीज तो याद रखना. ये सिर्फ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की बात नहीं है, कहीं पे भी आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे ये बात होगी. क्लियर. अब आते हैं हम हेलोएल्केन्स में. सबसे पहले बात करते हैं हम हेलोएल्केन्स की. तो हेलोएल्केन्स को अगर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन के साथ कंपेयर करें तो हेलोएल्केन्स की एक तो ड्यू टू हाई पोलैरिटी, एक तो इनकी पोलैरिटी, जो हेलोएल्केन्स होंगे उनकी पोलैरिटी क्या होगी, हाई होगी. और दूसरा हाई मॉलिक्यूलर मास. जो हमारे हेलोएल्केन्स है अगर हम उनको किसके साथ कंपेयर करें, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास के साथ अगर हम हेलोएल्केन्स को कंपेयर करें तो हाई पोलैरिटी, ग्रेटर पोलैरिटी और हाई मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा. मैं जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी, अगर मैं वहां पे हाई होगा कह रही हूँ तो आप अपने आप समझ जाना दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. तो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास हेलोएल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन. क्लियर. और क्यों, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव हाई और ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर. नाउ सपोज इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ CH4 CH3F CH3Cl CH3Br CH3I. अब देखो पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन गया, फ्लोरोमीथेन बना.
अगर उसकी जगह क्लोरीन आया क्लोरोमीथेन बना, ब्रोमीन आया ब्रोमोमीथेन, आयोडीन आया आयोडोमीथेन। तो मैंने कहा पोलैरिटी और हाई मॉलिक्यूलर मास ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा ये जो होगा वो किस में होगा, यहाँ पे, क्योंकि आई का मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3I का, और सबसे कम किसका होगा, हमारा CH4। तो बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास हाई होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा हाई होगा। क्लियर। ये तो कब की बात हुई, हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन सेम है और हेलोजेंस डिफर कर रहे हैं। सेकेंड, अगर आपके डिफरेंट सेम हेलोजन एटम है लेकिन हाइड्रोकार्बन की चेन डिफरेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। अब आपके पास ये तीन मॉलिक्यूल है, आपसे ये कहा गया कि इनको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो अगेन हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, हाई मॉलिक्यूलर मास। अब इन सब में से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, देखो बेटा, हाई मॉलिक्यूलर मास ज्यादा कब होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हमारा हाई होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम होगा इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे सबसे कम होगा। तो पहला केस था जहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो सेम है लेकिन हेलोजन डिफरेंट है। सेकेंड, हेलोजन तो सेम है लेकिन जो पेरेंट कार्बन की चेन है वो क्या है, डिफर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। ठीक है, आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा विद ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 Cl, क्लियर, CH3 CH2 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 Cl, CH3 CS CH3 CH2 Cl, CH3 C CH3 CH3 Cl। अब इन तीनों में देखें तो इन तीनों में अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखती हूँ तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl, C4H9Cl, इसका भी C4H9Cl, इसका भी C4H9Cl। तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास तो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू ब्रांचिंग, अब ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होगा, जैसे बेटा यहाँ पे देखो, इसके साथ जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके हर कार्बन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। लेकिन जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इसके केस में क्या होगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके सारे कार्बन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो ब्रांचिंग होने की वजह से क्या है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है तो आप मुझको इजीली देख पा रहे हैं। अब अगर मेरे आगे कुछ आ जाएगा तो आपको मुझे देखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो सेम यहाँ पे केस होता है, ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होता है, जो कार्बन सेंटर में होता है वो चारों तरफ से घिर जाता है, कवर हो जाता है। कवर होने की वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। ऑर्डर इज लाइक
दिस। ये हमने किसकी बात करी? आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स की। क्लियर? नेक्स्ट आपका, अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन सेम है और हेलोजन भी सेम है लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, CH2 Cl2, CH Cl3, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन है यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन है, हेलोजन भी सेम है जो कि क्लोरीन है, लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अलग हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अगेन मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इसका होगा। विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। क्लियर? तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंपाउंड्स दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट या इनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कीजिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस में हम हेलो एल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर सेम कार्बन एटम है, सेम पेरेंट कार्बन है, डिफरेंट हेलोजन है, तो विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर हेलोजन सेम है और पेरेंट कार्बन चेंज होता जा रहा है तो विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पेरेंट कार्बन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। Isomeric haloalkanes में with increase in the branching boiling point decreases due to the decreased intermolecular force of attraction. Sorry. और अगर हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन सेम है लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमारे डिफर कर रहे हैं और हेलोजन भी सेम है, तो वहां पे विद इंक्रीज इन द हेलोजन एटम्स आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? हेलो एल्केन्स अगर आपको समझ में आ गया तो हेलो एल्केन समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहीं पे इसके साथ ही बात करते हैं किसकी? हेलो एल्केन्स की। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट इसी बात पे डिपेंड करेगा, पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन सेम है, तो वहां पे सपोज अगर हम बात करें बेंजीन, क्लियर, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, जैसे यहाँ पे था, तो इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्लोरोबेंजीन, देन फ्लोरोबेंजीन, देन बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा इसमें होगा। क्लियर? सेकेंड, अगर हम किसकी बात करें? आपके आइसोमेरिक हेलोएरीन्स की। आइसोमेरिक हेलोएरीन्स, तो हमारे जो बेंजीन में अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो बेंजीन में हमारे 3 आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्लियर? दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, this is ortho dichlorobenzene and this is meta dichlorobenzene. So अगर हम आइसोमेरिक हेलोएरीन के केस में बात करें तो उसके केस में इन तीनों आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट तो नियरली क्या रहता है? सेम रहता है। पैरा, ऑर्थो और मेटा का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? पैरा आइसोमर का, वो क्या होता है? इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसका रीजन है, मैंने आपको यहीं पे बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? टेल मी। सिमेट्री। तो रीजन क्या है? सिमेट्री। क्योंकि पैरा आइसोमर में जो
सिमेट्री होती है वो क्या होती है, पैरा आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज रहते हैं, और सिमेट्रिकली अरेंजमेंट होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का नियरली क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर हम बात करें कि हेलोजन सेम है लेकिन जो एरिल ग्रुप है उसमें जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एरिल ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल Cl Cl, तो इन दोनों के केस में क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा क्वेश्चन किससे बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट से, इसलिए हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल में पढ़ा है। लेकिन आपको अगर बाय चांस कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या देखेंगे, सिमेट्री, और सिमेट्री देख के भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो, I'll tell you the question of I'll tell you the answer of that particular question। तो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डाइपोल मोमेंट। तो इनिशियली हमने एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो पढ़ी थी दैट इज नेचर ऑफ द CH बॉन्ड। वहाँ पे इस डाइपोल मूवमेंट का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, तो आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द कमेंट बॉक्स, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। सो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वन इज द डिस्टेंस एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो हमारे दो एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उनका डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो जब हम किसकी बात करते हैं, हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, तो हेलो एल्केन्स में जो हमारे हेलोजन है, अगर उन हेलोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन हमारा क्या है, फ्लोरीन है। तो अगर हम बात करें CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पे किसका होना चाहिए, CH3F का। लेकिन CH3F का डाइपोल मोमेंट लिटिल बिट कम होता है किसके कंपैरिजन में, CH3Cl के कंपैरिजन में। यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3Cl, देन CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। उसका रीजन, दो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, डाइपोल मोमेंट क्या है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है वो Cl के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या आता है, कम आता है। इसीलिए CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl के कंपैरिजन में क्या रहता है, कम रहता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, तो वॉच दैट वीडियो। I'll send the link in the comment box. ओके, सो हेलो एल्केन्स में CH3F का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl के कंपैरिजन में क्या होता है, कम। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CH3Cl का और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है CH3I का। अब यहीं पे अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें तो जो हेलो एरीन्स का डाइपोल मोमेंट होता है वो हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में कम होता है। उसका जो रीजन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं CH3Cl, ये मेरा हेलो एल्केन है। अब यहीं पे हम हेलो एरीन लेते हैं,
Cl। ठीक है, चलो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, हम यहाँ पे 6 कार्बन वाला हेलो एल्केन भी ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है Cl, और बाकी सबके साथ हमारे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन CH2 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 CH। क्लियर। और यहाँ पे ये अगर हम डिटेल में देखें तो CCl CH डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, ये होगा। तो अब देखिए यहाँ ये हमारा क्या है हेलो एरीन, दिस इज आवर हेलो एरीन एंड दिस इज आवर हेलो एल्केन। क्लियर। अब इसमें जो ये कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन 11th में पढ़ा है राइट, एंड हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर हम s एंड p ऑर्बिटल को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ s, जो s का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यानी s का जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है वो p के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ s इज ग्रेटर देन दैट ऑफ p। sp2 और sp3 इन दोनों में से s कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, sp2 में। sp2 has more s character than sp3। अगर sp2 में s का कैरेक्टर ज्यादा है तो sp2 कार्बन is more electronegative than sp3। sp3 कार्बन के कंपैरिजन में sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा इसलिए डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम haloalkanes is less electronegative, that's why they have high electronegative difference and they have higher boiling point than the haloarenes। तो हेलोएरीन्स जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आइसोमेरिक हेलोएरीन्स, अगर हम आइसोमेरिक हेलोएरीन्स की बात करें, आइसोमेरिक हेलोएरीन्स, हमने बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में भी देखा था कि आइसोमेरिक हेलोएरीन्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफर होता है। अगर हम आइसोमेरिक हेलोएरीन्स की बात करें, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। नाउ यहाँ पे अगर हम पैरा की बात करें तो इन पैरा आइसोमर द डायपोल मोमेंट इज 0। क्लियर। पैरा आइसोमर में डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। व्हाई, बिकॉज दिस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, and the vector quantity magnitude depends on the direction also। वेक्टर क्वांटिटी हमारे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो डायपोल मोमेंट पैरा में क्या होगा, इस Cl की वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर को होगा और इस Cl की वजह से डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, नीचे को होगा। एंड बिकॉज दोनों CCl हैं तो दोनों का डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, एंड हेंस द डायपोल मोमेंट इज 0।
Why dipole moment is zero? Because it is a vector quantity whose magnitude depends on the direction also. तो अगर इक्वल डायरेक्शन -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो सेम डायपोल मोमेंट होगा दोनों, क्योंकि दोनों बॉन्ड क्या क्या है CCl है, तो दोनों का डायपोल मोमेंट तो क्या होगा सेम होगा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट 0, ठीक है। नाउ अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो हमारा डायपोल मोमेंट निकलता है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू √x² प्लस x² प्लस 2x² cos थीटा। क्लियर? x² इंटू x² प्लस 2x² इंटू cos थीटा, जहां पे x जो है वो हमारा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो सपोज इसको हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, ऑर्थो के लिए, ऑर्थो, ठीक है। ये हो गया ऑर्थो, ठीक है। यहां पे ये और ये इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री होता है। cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। क्लियर? अब नेक्स्ट में अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा ये है। अब इसमें जो यहाँ का एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ। cos 120 इज -हाफ। क्लियर? नाउ सपोज हम लोग x को यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है, x को 2 मान लेते हैं। अब ऑर्थो और मेटा दोनों में CCl बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी x की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर हम सपोज x को 2 मान रहे, ठीक है, तो किसके केस में, ऑर्थो के केस में, ऑर्थो के केस में म्यू क्या आ जाएगा √2² प्लस 2² प्लस 2² इंटू हाफ। बिकॉज ऑर्थो के केस में थीटा क्या हो जाएगा 60, ठीक है, इसमें थीटा क्या है हमारा 60, इसके केस में थीटा हमारा 60 है, थीटा हमारा 60 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा हाफ। ये और ये कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 12, ठीक है। अब अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2√3। क्लियर? ये क्लियर हुआ? नाउ व्हेन थीटा इज 120, जब थीटा मेरा 120 डिग्री होगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2² प्लस 2² प्लस 2² इंटू -हाफ, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, 2² दैट इज 4 प्लस 4 -4, तो 4 - 4 0, यानी 4 √4 यानी कि, तो cos जब थीटा 120 था इन मेटा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आई 2, और जब थीटा हमारा क्या था 60 यानी ऑर्थो, तब डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आई 2√3। तो किस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है? ये जस्ट मैंने सपोज आपको समझाने के लिए किया है बेटा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 2 नहीं है CC और Cl की। क्लियर? आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो इज ग्रेटर देन द डायपोल मोमेंट ऑफ मेटा। वो हमें कहाँ से पता चलता है? इससे पता चलता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अब देखो, आपको अगर इसी से प्रूव करना आपको अगर ये प्रूव करने को आया दैट प्रूव्स दैट डायपोल मोमेंट ऑफ पैरा इज 0, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा 180 0, तो यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा 0, यानी डायपोल मोमेंट इज 0। तो आइसोमेरिक हेलोएरीन के केस में डायपोल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर इज 0 एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द
मेटा आइसो। क्लियर? ये है हमारा डायपोल मूवमेंट। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, अभी तक हमने 2 चीज पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट जिसमें हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डायपोल मोमेंट जिसमें हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी पोलैरिटी है। पोलैरिटी होने के बाद भी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नई बात है ना? हम क्या कहते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक ना, यही पढ़ा है हमने। यानी पोलर, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होगा, बट पोलैरिटी होने के बाद भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के बाद भी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन इज, जो बॉन्ड बनता है, देखो क्या होगा, जब हमारा स्टार्टिंग में हेलोएल्केन्स और हेलोएल्केन है, उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक साइड हेलोएल्केन है, हेलोएरीन है, और दूसरी साइड वाटर है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ ये दोनों ये कब डिसॉल्व होंगे एक दूसरे में? जब इनके आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे और इनके बीच में नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। कभी भी कोई चीज सॉल्युबल कब होती है? व्हेन द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपैरिजन टू द हेलोएल्केन और वाटर इंटरेक्शन। ठीक है, तो हेलोएल्केन और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन बनता है वो कैसा इंटरेक्शन है? वीक इंटरेक्शन है एज कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन बॉन्ड. That's why these are insoluble in water due to the formation of weak intermolecular force of attraction between the haloalkane, haloarine and the water molecule. They are insoluble in water. लेकिन ये सॉल्युबल होते किस में है? पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, लाइक ईथर, chloroform. They are soluble in polar solvent, but those polar solvent which have very less polarity. Clear? I think this is clear to you. ये पोलर होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बिकॉज अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है तो आप क्या देंगे? द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन द previous intermolecular forces of attraction. That's why they are insoluble in water. तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आपको जहाँ पे भी डाउट होता है लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज मच आई कैन. So that's all for today. I'll meet you in the next video.